हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ, इसका हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, कल हमने जाना कि एनिमल प्रोटीन्स कितना अच्छा होता है और कितना बुरा होता है। मिल्क, राइट, मिल्क कितना अच्छा होता है और कितना बुरा होता है ये भी बताया कल। राइट, तो नाउ इट्स आवर चॉइस कि हम क्या ले नहीं ले। बट देन अगेन लास्टली इन्होंने बोला है कि डाइट के बारे में अभी भी वो कंफ्यूजन न रखें। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द बुक एंड चैप्टर 9 में he's given us a lot of choices कि एक आदमी का सबका अपना अपना जीने का तरीका, खाने का पीने का तरीका, तो उसके हिसाब से किसको क्या खाना चाहिए, ही इज गिवन अ डाइट प्लान एंड ऑल, तो विल गेट टू दैट। बट अभी के लिए चैप्टर 5, द नेक्स्ट चैप्टर इज एपिलेप्टिक चिल्ड्रन एंड वर्ल्ड क्लास साइक्लिस्ट। राइट, एपिलेप्सी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। राइट, मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। तो मिर्गी का बीमारी बड़ा वो है कि किसी भी उम्र के किसी को भी हो जाता है। तो उसके बारे में है ये, उसके क्योर के बारे में, और वो डाइट से कैसे कनेक्टेड है। राइट, एंड आगे फिर है वर्ल्ड क्लास साइक्लिस्ट के, साइक्लिस्ट रिलेटेड और बहुत कुछ है। राइट, तो विल विल वो प्रोसेस में आ जाएगा सारा। तो ये चैप्टर 5 में ये शुरू में बताते हैं कि इन एंशियंट ग्रीस एपिलिप्सी वाज नोन एज द फॉलिंग डाउन इलनेस। जो पुराने जो यूनान में, ग्रीस में ये बोला जाता था कि मिर्गी की बीमारी को फॉलिंग डाउन इलनेस बोलते थे, गिर जाने वाला बीमारी, ऐसे बोला जाता था। क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि nobody knew what triggered the episodes of a person suddenly twitching, convulsing and showing signs of paralysis। किसी को ये पता नहीं चलता था यार ये क्यों होता था। ये अचानक से आदमी गिर जाता था और एकदम कांपने लगता था, मुंह से झाग निकलता था, पैरालाइज टाइप हो जाता था। क्यों होता था नहीं पता था। ग्रीक से भी पहले, ये तो यूनान की बात है, उनसे भी पहले जो बैबिलोनियंस थे। बैबिलोनियंस मतलब क्या है कि आज की तारीख में जो इराक, ईरान, सीरिया, ये जो उस एरिया का है ना, अगर इफ यू आर थोड़ा बहुत भी कन्वर्सेंट है अगर मैप को लेकर, तो उस एरिया को बैबिलोन बोला जाता है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया उस जमाने का, उसके जो चारों तरफ के एरिया को, उसको बैबिलोन बोला जाता है। तो बैबिलोनियंस, वहां के जो लोग थे, वो लोग सोचते थे यार ये जो बीमारी है ये कोई भूत प्रेत का है। राइट, डीमंस एंड गोस्ट, कोई भूत प्रेत इस पे चढ़ गया है इसलिए होता है करके। ठीक है, मतलब भूत प्रेत इस पे चढ़ गया, उस पे हावी हो गया। ठीक है, वो पोजेशन बोलते नहीं, इस पे किसी भूत ने काबू कर लिया, आत्मा ने काबू कर लिया, ऐसे करके इसके चलते मिर्गी होती थी करके सोचते थे ये। इनफैक्ट जो बैबिलोनियंस का उसमें इस बीमारी को का एक और नाम बोलते थे। जैसे कि ना जो एपिलेप्सी का, उसका उनको मीनिंग को उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने बोल दिया टू सीज, टू सीज या टू पोजेस, ऐसा मानते थे वो। उस बीमारी का नाम ही उन्होंने बदल दिया था। मतलब मिर्गी की बीमारी आ गई मतलब ही इज बीइंग पोजेस्ड, ही और शी इज बीइंग पोजेस्ड। तो टू पोजेस या टू सीज ऐसे करके बोलते थे। बट ऑफ कोर्स आज हमें पता है कि ऐसा कोई सुपर नेचुरल चीजें नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है। मिर्गी एक एक कॉग्निटिव डिसफंक्शन है। ठीक है, दिमाग के अंदर जो नर्व्स का कुछ ये हो जाता है तब होता है। ठीक है, इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज में, द कंडीशन इज कॉज्ड बाय द डिसरप्शन ऑफ नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन। सिंपल। ठीक है, ये कंडीशन क्यों होता है? क्यों? हमारे जो नर्व सेल्स हैं ब्रेन के अंदर में, उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाता है तब होता है।
और उसके चलते सीजर्स आ सकते हैं, और कभी भी आ सकते हैं अनप्रिडिक्टेबली। और ड्यूरिंग ए सीजर क्या होता है, द पर्सन एक्सपीरियंसेस अनयूजुअल बिहेवियर्स, और उस सीजर के टाइम में उस बंदे को बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंसेस होता है। आप मिर्गी वाले किसी बंदे से पूछेंगे ना, उसको वो बहुत कुछ बोलेगा, उल्टा सीधा ही बोलेगा। इफ यू हैपन टू क्यों, कहाँ कहाँ की बातें बोलेगा पता नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा वो जो न्यूरल नेटवर्क है दिमाग के अंदर में, वो सब उधर इधर हो जाता है। तो अजीब तरह के अब नॉर्मल सेंसेशन उसको फील होगा, मतलब उसके चारों एक एक डिफरेंट ऑरा ही क्रिएट हो जाता है वहां पे, राइट। तो बोले कि समटाइम्स अ लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, कभी कभी तो उन लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या हुआ, दैट पर्टिकुलर चैप्टर को ही वो भूल जाते हैं, उनके माइंड से निकल जाता है यार क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ। ठीक है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होता है। तो इसीलिए उसको जो ग्रीक जो शुरू में बोलते हैं ना फॉलिंग डाउन इलनेस, तो गिरने वाली बीमारी है, इसीलिए बोला जाता है। अभी ये जो एपिलेप्सी है, मिर्गी है, इट इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस। बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। अ, चौथी सबसे ज्यादा होने वाली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दुनिया भर में, और ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। कुछ लोग सम पीपल आर बॉर्न विद दिस कंडीशन while others develop it over time। ठीक है, कुछ लोगों को पैदा ही होते हैं मिर्गी का बीमारी से, और कुछ लोग समय चलते उनको आ जाता है ये। बच्चों में पाया गया कि दे आउटग्रो इट विथ एज। अगर छोटे बच्चों में अगर आता है मिर्गी की बीमारी, तो वो उम्र होते होते दे गेट बेटर, कभी कभी आउटग्रो कर जाते हैं, बट नॉट ऑलवेज। अभी हमेशा नहीं होता, कभी कभी ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन भी बन जाता है। देखिए, although there are different types of seizures with multiple circumstances causing epilepsy, कई अलग अलग टाइप के सीजर्स हैं कि भाई क्यों एपिलेप्सी होता है, ठीक है, मिर्गी होता है उसके चलते। मतलब इसमें जेनेटिक्स हो सकता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकता है, ठीक है, हेड ट्रॉमा, सर पे कोई चोट लगा उसके चलते हो सकता है, ब्रेन कंडीशन से हो सकता है, कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस से भी ये हो सकता है, ठीक है। अभी आज की तारीख में लकीली वी हैव इफेक्टिव वेज ऑफ ट्रीटिंग इट टुडे थ्रू मेडिकेशन। आज तो मेडिकेशन है हमारे पास में, और डाइटरी इंटरवेंशन से भी ठीक होता है। और एंड इफ अप्रोप्रिएट, अगर अगर जरूरत पड़ी तो कुछ सर्जरीज भी, अगर इफ अप्रोप्रिएट तो सर्जरीज भी कंडक्ट किए जाते हैं मिर्गी के उसमें। अभी जो डाइटरी थेरेपी है, डाइट से कैसे मिर्गी को ठीक किया जाए, इसका एक बहुत लंबा हिस्ट्री है, बता दें। तो आगे उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है, जो हजारों साल से, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले से चला आ रहा है। और इट वाज द ओनली मेथड डॉक्टर्स हैड टू ट्रीट ऑन एपिलेप्टिक ब्रेन। तो पहले जमाने में जो हजारों साल पहले से ये चल रहा है, बोल रहा है, और उस वक्त ये एकमात्र ऐसा ना इलाज था कि भाई डाइटरी इंटरवेंशन करना, उनके डाइट में कुछ चेंजेस लेकर आना, और उससे वो ट्रीट, मतलब ठीक करना है एपिलेप्टिक ब्रेन को। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ड्रग फ्री वेज टू मैनेज दिस कंडीशन। ये बहुत समझने वाली है, द मोस्ट पोटेंट, सबसे प्रभावशाली, ड्रग फ्री, ठीक है, बिना दवाई दिए हुए ठीक करने का एक 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 तरीका है, विच इज लार्जली ओनली कंट्रोल्ड नॉट क्योर्ड। जो आज की तारीख में क्या होता है कि दवाओं से भी वो कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता है, लेकिन डाइटरी इंटरवेंशन से वो पूरा तरह से ठीक हो सकता है, बोल रहे हैं। हाउ वी केम टू आइडेंटिफाई द लिंक बिटवीन डाइट एंड ब्रेन फंक्शन, स्पेशली विथ रिगार्ड टू एपिलेप्सी। कैसे ये जो इनका बीच का रिलेशनशिप बना कि डाइट और ब्रेन फंक्शन के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये ये एक्चुअली ये हुआ कैसे कि इट्स एक्चुअली पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे है कि वो पुराने जो यूनान में, एंशियंट ग्रीस में, कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो भविष्यवाणी टाइप करते थे। भविष्यवाणी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको वो देख के उनको पहले ही पता चल जाता था कि यार इनमें ये तकलीफ है करके, ठीक है, इसके कॉजेज ये हो सकते हैं करके। तो ऐसे वो कुछ डॉक्टर्स थे, तो उनके ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट किया कि क्या होता है जब खाना कम हो जाता है, ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन फूड सप्लाईज रैन लो, ठीक है। अब फूड सप्लाईज क्यों कम हो जाता है,
क्योंकि पुराने जमाने में तो बाढ़ वाड़ मतलब फेमाइन तो कॉमन था, सूखा पड़ना वगैरह वगैरह। आज तो कहीं सूखा पड़ भी गया तो आज तो फूड अबंडेंस में है, आज तो दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने नोट किया जब खाना कम रहता था तो उस वक्त क्या होता था, क्योंकि वो एक ऑब्जर्वेशन था। तो वो लोग उससे बाहर निकल के आ गए थे। मतलब ग्रीक पीपल जो थे, यूनान के लोग थे, वो लोग बैबिलोनियंस की तरह नहीं सोचते थे, वो भूत प्रेत वाला कहानी नहीं था उनका। ठीक है, वो लोग सीरियसली दे न्यू दैट दिस वाज अ डिसऑर्डर। ठीक है, और उस तरह से वो उसको ट्रीट करने देखते थे। तो उन्होंने क्या किया कि दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल कॉजेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, और कि भाई एक बीमारी है, कुछ तकलीफ है, तो उसका नेचुरल कॉज क्या है, ये चीज यू नो ग्रीक लोगों ने पता किया। वो ग्रीक डॉक्टर्स थे, उन्होंने लेकर आया था हजारों साल पहले। ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी तो बहुत साल बाद आई। ठीक है, लेकिन इन्होंने उसका कॉजेशन पता कर लिया बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मतलब आजकल का जो फार्मिंग वार्मिंग से पहले, आजकल जो अबंडेंस ऑफ फूड से पहले तो बहुत होता था ना ये जो सूखा पड़ना। और इनफैक्ट बोले कि ह्यूमंस वेंट थ्रू frequent and sometimes devastatingly severe famines throughout history। उस जमाने में कुछ भी नहीं था ना, पुराने जमाने में तो अगर सूखा पड़ गया बोले तो पड़ गया भाई, खत्म। ठीक है, कोई स्टोर नहीं, कुछ नहीं, कहीं फूड अवेलेबल नहीं। तो उस वक्त क्या होता था कि अ, वो ऑब्जर्वेशन हो पाता था कि भाई खाना नहीं होने से क्या होता है करके। बोले कि सिंस द 5th century BCE, ठीक है, 5वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, ग्रीक फिजिशियंस ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स ऑफ माइल्ड फेमाइन्स ऑन एपिलेप्टिक्स। तो ये जो ग्रीक लोग थे ना, ये लोग देखते थे यार कि ये जो सूखा पड़ना या फेमाइन जब आता था, उस वक्त ये एपिलेप्टिक्स के ऊपर में क्या असर होता था। देखिए बड़ा बहुत ये जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, ये बहुत सही में सोचने वाली बात है। कहाँ लोगों पे सूखा पड़ा हुआ है, और वहां पे एक डॉक्टर्स हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट कि एपिलेप्सी का एपिलेप्टिक लोगों पे क्या असर हो रहा है इसका। राइट, सो दैट इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स ऑफ माइल्ड फीवर रिकमेंडेड, और उसके बाद में उन्होंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया है फास्टिंग और पीरियोडिक स्टारवेशन टू ट्रीट द इलनेस। जब उन्होंने देखा ना, जब सूखा पड़ता है तो एपिलेप्टिक वाले शायद ठीक हो जाते होंगे, क्योंकि खाना ही नहीं मिलता। राइट, तो उसके जो उस कंडीशन को देखते हुए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड सजेस्टिंग, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू किया कि भैया फास्टिंग करो तुम। ठीक है, पीरियोडिक करो अगर बीमारी को ठीक करना है। ठीक है, ना कि भैया कोई जादू टोना वाले को, एक्सोर्सिस्ट को बुलाओ कि भाई इसका झाड़ फूक करने से कुछ नहीं होगा। राइट, आप यू डू फास्टिंग और ठीक हो जाएगा ऐसे करके। इन द अर्ली 1900s, कुछ जो 1900 के टाइम में फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ डॉक्टर्स, ठीक है, वंस अगेन पॉइंटेड आउट फास्टिंग टू ट्रीट एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये तो हजारों साल पहले की बात है कि ग्रीक लोगों ने बोला। 1900 में फिर डॉक्टर्स जो थे फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के डॉक्टर्स, उन्होंने भी बोला कि यार फास्टिंग करके जो है ट्रीट किया जा सकता है मिर्गी की बीमारी को। Sometime around 1920, doctors noticed that patients undergoing starvation or fasting had acetone on their breath and beta hydroxybutyric acid in their blood। ठीक है, नाउ दिस इज ये थोड़ा टेक्निकल ये है कि 1920 में ना डॉक्टर्स ने क्या देखा कि जो बंदे स्टारवेशन में जाते हैं या फास्टिंग करते हैं, भूखा रहते हैं, ठीक है, उपवास करते हैं, उनके जो सांस में एसीटोन पाया गया। एसीटोन इज एन इसे, ठीक है, और एक चीज पाया गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। ये दो चीज पाया गया उनके खून में, सांस में एसीटोन और खून में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड पाया गया। अब डॉक्टर रसेल वाइडर एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे, मायो क्लिनिक रॉचेस्टर मिनेसोटा में। इन्होंने क्या किया कि ही डिसाइडेड दैट दिस वाज कॉज्ड बाय कीटोजेनेसिस। ये क्यों हो रहा है, ये कीटोजेनेसिस से हो रहा है। कीटोजेनेसिस, ये पहले भी आ गया था ये वर्ड, द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का जो जो गलना हो जाता था उससे होता था। अब ये जो एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड्स है आर टू ऑफ द थ्री कीटोन कंपाउंड्स दैट ऑकर नेचुरली थ्रू आउट द बॉडी अंडर सर्टेन कंडीशन। दो चीजें ऐसी हैं जो तीन में से आर द टू ऑफ द थ्री कीटोन बॉडीज।
तीन तीन कीटोन बॉडीज बनते हैं नेचुरली जब जब हम स्टारवेशन मोड में रहते हैं। नॉट नॉट नेचुरली ऑकरिंग रहता है, नॉट नॉट द कंडीशन, नेचुरली ऑकरिंग एक कीटोन बॉडीज हैं ये तीनों, दो चीजें, राइट, तीन में से। दोज कंडीशंस इंक्लूड, कब ये चीज होता है, जब कीटोन बॉडी से रिलीज होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन होता है, एज व्हेन इंटेंशनली फास्टिंग और अंडरगोइंग स्टारवेशन ड्यूरिंग फमीन। जब कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन होता है या इंटेंशनली हम लोग जबरदस्ती जब उपवास करते हैं, भूखा रहते हैं, या फेमाइन के टाइम में कि भाई आपको भूख तो लग रही है, खाना अवेलेबल नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में दिस एसीटोन और जो व्हाट इज दिस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड्स ये रिलीज होते हैं, ये कीटोन बॉडीज निकलती हैं, right? तो कीटोन्स क्या है कि कीटोन्स आर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मेड इन द लिवर, because prolonged starving isn't healthy for children among other things, it stunts the growth। अब स्टार्विंग क्या होता है, अब इनफैक्ट ये जो चैप्टर का हेडिंग आपने देखा होगा एपिलेप्टिक चिल्ड्रन, तो बच्चों को लेकर हो रहा है कि तो बच्चों पे ये स्टार्वेशन वाला चीज तो काम नहीं करेगा क्योंकि उनका वो ग्रोथ वहां पे रोक देगा। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर वाइल्डर प्रपोज्ड अटेम्प्टिंग टू ट्रीट एपिलेप्टिक चिल्ड्रन बाय पुटिंग देम ऑन हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। उन्होंने क्या प्लान किया, सॉरी, लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट में डालना शुरू किया बच्चों को, क्योंकि बच्चों को स्टार्वेशन वाला फंडा नहीं कर सकते हम, उनका ग्रोथ रुक जाएगा, राइट। और इस डाइट को उन्होंने नाम दिया था द कीटोजेनिक डाइट, राइट। He suggested that this diet could be as effective in mediating their epileptic symptoms as fasting and could be maintained for a much longer period of time। उन्होंने बोला था कि अगर ये डाइट हम देंगे, कीटोजेनिक डाइट देंगे, हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट, तो ये उनका जो एपिलेप्टिक सिम्टम्स को पूरी तरह खत्म कर सकता है, जैसे बड़ों में फास्टिंग वगैरह करा के हम कर सकते हैं, और इसको काफी टाइम तक मेंटेन किया जा सकता है। इट कैन बी मच लॉन्गर पीरियड के लिए मेंटेन किया जा सकता है। डॉक्टर वाइल्डर जो थे उनको मतलब ही बीन क्रेडिटेड ऑफ ओरिजिनली डिजाइनिंग द कीटोजेनिक डाइट। तो आज जो कीटोजेनिक डाइट बोल के जो चल रहा है वो इन्हीं का डिजाइन किया हुआ था वे बैक इन 1920, राइट। तो ही वाज अ पायनियर इन मेडिसिन इन लॉट ऑफ वेज, कई कई इसमें वो मेडिसिन में भी पायनियर थे। लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एक्सपर्ट इन मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिशन में उन्होंने काम किया। टाइप 1 जो डायबिटीज है बच्चों में, राइट, उस पर उन्होंने मेनली काम किया, बच्चों में डायबिटीज क्यों हुआ करके। He was a leader in the clinical use of insulin soon after discovery by a couple of Canadian doctors at the University of Toronto। जब इंसुलिन का डिस्कवरी हुआ था कुछ कैनेडियन डॉक्टर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, तो उस वक्त उसका जो इस्तेमाल करने का तरीका वगैरह जो निकालने के लिए इंसुलिन का, तो ही वॉज वन ऑफ द मेन वहाँ पे जो रोल प्ले किया था इन्होंने, ठीक है, क्योंकि उससे पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था टाइप 1 डिजीज का, टाइप 1 डायबिटीज का, ठीक है। तो इंसुलिन जब डिस्कवर हुआ तब फिर इंसुलिन देकर, तो उससे पहले टाइप 1 डिजीज डायबिटीज हो गया मतलब खत्म था, डेथ था, नथिंग एल्स। तो इन्होंने डॉक्टर वाइल्डर प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग प्रॉपर इंसुलिन डोसिंग। द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंसुलिन इज उसका डोसिंग, ठीक है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बवाल हो जाएगा, कम भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो डोसिंग है, तो दैट इज वो उसमें बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था कि एग्जैक्टली इन्होंने दैट डोसिंग इन्होंने पता किया। 1931 में ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन बने मायो क्लिनिक में। एंड न्यूट्रिशन के बहुत बड़े वो ही वाज एन एडवोकेट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे बहुत वो बात करते थे। जनरली डॉक्टर्स होते हैं कि भाई न्यूट्रिशन की बात नहीं करते, बट दिस गाय वाज अ एडवोकेट ऑफ मोर रिसर्च इन न्यूट्रिशन। और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में भी उन्होंने उसके डेवलपमेंट में बहुत काम किया, उसके प्रेसिडेंट रहे 1947 में, राइट। देखिए इतना कुछ ये इस बंदे के बारे में बता रहे हैं जब ऑथर, तो क्यों बता रहे हैं करके मैं वैसे ही सोच रहा था, क्योंकि ये बंदा है ही ऐसा चीज, क्योंकि इंसुलिन जैसे चीज का आविष्कार होने के बाद में उसका डोसेज तक बताने वाला बंदा है ये, राइट। सो मूविंग एड क्या है कि 1960s में डॉक्टर पीटर हटनलॉकर करके एक बंदा था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के,
ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सब्स्टिट्यूटेड अ क्लास ऑफ सैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट्स हम नॉर्मली जो खाते हैं ना, उसको उन्होंने उस क्लास को चेंज करके, नॉर्मल जो सैचुरेटेड फैट्स के क्लास को चेंज करके उन्होंने एक मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स बोल के कुछ चीज दिया डाइट में। ठीक है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, एमसीटीज कहते हैं उसको। ठीक है, और बिकॉज क्योंकि उसमें उन्होंने देखा कि एमसीटीज जो होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, ये दे प्रोड्यूस मोर कीटोन्स एंड देयर बाय अलाउड डाइटर्स टू कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट। और उसके चलते क्या होता है कि वो जो कीटोजेनिक डाइट था, स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट में तो कार्बोहाइड्रेट अलाउड नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा ये खाते थे अगर वो एमसीटी, ठीक है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स लेते थे। राइट। अब ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स और नॉर्मल जो लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स का डिफरेंस क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ फैट क्या होता है, जो तेल, इनफैक्ट फैट मतलब तेल ही मान लो आप, जो वेस्टर्न डाइट्स में यूज होते हैं वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें क्या है कि 13 से 21 कार्बन होते हैं। तो 13 to 21 कार्बन होते हैं। उसी के कंपैरिजन में जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो उसमें 6 से 12 कार्बन एटम्स होते हैं, 6 to 12। राइट। अब ये जो एमसीटी है, जिसको रिप्लेस किया गया था जो कीटोजेनिक डाइट में, मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड से रिप्लेस किया था एमसीटी को। तो एमसीटी जो है, एमसीटी ऑयल हैज बीन डॉक्यूमेंटेड एज इंप्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन एंड वेट मैनेजमेंट। एमसीटी जो वाले जो ऑयल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स है, इसको पाया गया कि जो कॉग्निटिव फंक्शन है, दिमाग के जो फंक्शंस हैं उसमें और वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये एमसीटी होता क्या है, सिंपल अगर बताए ना, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। राइट। कोकोनट ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ एमसीटी एंड द रीजन बिहाइंड कोकोनट ऑयल्स हेल्थ क्लेम। हम अभी सुनते आ रहे हैं ना कितने दिनों से, तो कि भाई कोकोनट ऑयल अच्छा होता है। ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड वैसे वैसे सब कुछ बहुत कुछ है ना, कि वैसे ही पी लो आप, वैसे ही यूज करो, अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये मीडियम चेन फैटी एसिड है। राइट। सो बाय 1970 डॉक्टर सैमुअल लिविंगस्टन ऑफ जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल इन मैरीलैंड, उन्होंने जो was writing about the results of more than 1,000 epileptic children who had followed a ketogenic diet। उन्होंने जो रिसर्च किया था तो करीब 1,000 बच्चों पे, और उनके जो कीटोजेनिक डाइट का उन्होंने पूरा रिपोर्ट वगैरह तैयार किया। ऑफ देम उन्होंने क्या देखा, मोर देन 50% हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सीजर वाइल ऑन द डाइट। 50% तक, 1,000 में से 500 बच्चे क्या थे कि उनको कंप्लीट कंट्रोल हो रहा था उनके सीजर के ऊपर में, क्योंकि वो कीटो डाइट पे थे। राइट। अनदर 27% हैज हैड इम्प्रूव्ड कंट्रोल। 50% को कंप्लीट कंट्रोल था, और बाकी जो 270 यानी 27% लोगों को इम्प्रूव्ड कंट्रोल मिलने लगा था ऑन ऑन देयर सीजर्स। तो ये कीटोजेनिक डाइट के ऊपर में बता रहे हैं, लेकिन कीटोजेनिक डाइट में इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू आर नॉट सपोज टू इंक्लूड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, आपको मीडियम चेन फैटी एसिड्स को यूज करना है। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन। हाउएवर बोल रहे हैं कि एज एंटी सीजर ड्रग्स सच एज, आजकल एंटी सीजर ड्रग्स बहुत हैं जो मिर्गी को ट्रीट करने के लिए है, फेनिटोइन एंड सोडियम वैल्पोरेट, ऐसे बहुत सारे हैं, being marketed by doctors for the treatment of epilepsy। क्योंकि ये जब ड्रग्स आ गए ना, और उसकी जो मार्केटिंग शुरू किया, कंपनीज ने डॉक्टर्स को अप्रोच किया, एमआर वगैरह, और डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करने लगे, तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, ये जो कीटोजेनिक डाइट का जो फेवर था ना वो खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। राइट। क्योंकि कब से चला आ रहा है देखिए, 1920 से, उससे 1900 से पता चला, 1920 में सब कंफर्म हुआ, 70 तक चला। ठीक है, उसके बाद में ड्रग्स जैसे ही आया तो कीटोजेनिक डाइट पीछे रह गया। राइट। वो इट डाइड, इट एक्चुअली लॉस्ट फेवर बोल रहे हैं। ठीक है, एंड इट वाज नॉट रिवाइव्ड अंटिल 1994। लेकिन ये फिर दोबारा रिवाइव कब हुआ? 1994 में, हाल फिलहाल ही है, 94 तो हाल फिलहाल ही हुआ। राइट। एंड लार्जली ये क्यों हुआ? लार्जली टू द एफर्ट्स ऑफ अ हॉलीवुड प्रोड्यूसर
एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, जिम अब्राहम्स करके, उनका एफर्ट से हुआ था, क्योंकि उनके बेटे को मिर्गी की बीमारी थी, और वो बुरी तरह से खोज रहे थे यार कोई ऐसा इलाज हो बिना दवा का, या पूरी तरह क्योर हो जाए ऐसे करके। और इवेंचुअली क्या हुआ कि ही मेट वन डॉक्टर जॉन फ्रीमन, एक 60 साल के पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनसे वो मिले, जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में वो करते थे काम, तो उनसे मिले और वो एपिलेप्टिक चिल्ड्रन पे काम करते थे। डॉक्टर फ्रीमैन was challenging the medical establishment by advocating the revival of the ketogenic diet as a drug-free, side-effect-free treatment for intraceable epilepsy. तो ये जो डॉक्टर फ्रीमैन थे, ये पहले से ही वो लड़ रहे थे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट से कि भैया कीटोजेनिक डाइट को वापस ले आओ, उसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे ऐसे करके, क्योंकि क्योंकि इट इज ड्रग फ्री, साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्योंकि मिर्गी की बीमारी में जो दवा है, आप लोग शायद थोड़ा सा वैसे करके देखें, इनफैक्ट वो जो दवा लेते हैं तो उसके भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ में ड्रग फ्री एंड साइड इफेक्ट फ्री, राइट, तो उसके लिए वो बोलते थे फॉर द इनट्रेसेबल एपिलेप्सी। इंपॉर्टेंट थिंग इज एपिलेप्सी का आपको मालूम चल जाए ना कि क्यों होता है, तब तो वो दवा ठीक है, पर्टिकुलर ड्रग कैन बी गिवन या सर्जरी या जो भी चीज करना है। लेकिन जो इनट्रेसेबल एपिलेप्सी होता है, वहां पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दिस कीटोजेनिक डाइट। सो जिम सन जो है उनका बेटा, जैसे वो उसको विद इन 2 डेज, सिर्फ 2 दिन में ही कीटोजेनिक डाइट में डालते ही उस बच्चे का, जो जो हॉलीवुड प्रोड्यूसर थे जिम, उनका ये खत्म हो गया, मतलब सीजर्स बंद हो गए, राइट। और डेट लाइन एनबीसी करके एक अमेरिकन न्यूज रिलेटेड प्रोग्राम है, वहां पर ये पूरी स्टोरी पब्लिश हुई, और तब से फिर क्या हुआ कि फिर से कीटोजेनिक डाइट के ऊपर में लोग फिर विश्वास करने लगे कि भाई, विश्वास के लोग क्या विश्वास करेंगे, मतलब इट गॉट बैक एक्चुअली, ड्रग्स को छोड़ के अब कीटोजेनिक डाइट केम बैक। And today, such a diet is considered a mainstream medical treatment in addition to other therapies. तो आज की तारीख में कीटोजेनिक डाइट फॉर एपिलेप्सी इज कंसिडर्ड एज अ मेन स्ट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट। तो एंड इज प्रिस्क्राइब्ड इन मोर देन 45 कंट्रीज, राइट। आई डोंट नो अबाउट इंडिया, हमारे यहाँ में तो मैं तो ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट आई नेवर हैपन टू कम अक्रॉस अ एपिलेप्टिक पेशेंट। शायद आप लोगों को किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो, पता नहीं। तो ये कीटोजेनिक डाइट इतना हेल्पफुल है, बता रहे। So the combination of anti-epileptic drugs and ketogenic diet can help many people successfully control their seizures. ठीक है, तो कीटोजेनिक डाइट के साथ में जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, जो पर्टिकुलरली जो नेसेसरी होते हैं, उनको भी अगर दिया जाए तो ये जो सीजर्स हैं ये कंट्रोल हो सकते हैं, बता रहे। ठीक है, तो बोले कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वी डिडंट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड द डाइट्स इफेक्ट्स ऑन एपिलेप्टिक ब्रेन। कई सालों तक तो हमें पता ही नहीं चला कि यार डाइट से कुछ होता है। बट आफ्टर सिमिलर स्टडी आउट ऑफ एमोरी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस इन जॉर्जिया इन 2005 में एक स्टडी हुआ था, उसमें पता चला था कि इट्स बीन थॉट दैट डाइट ऑल्टर्स द जीन्स इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन द ब्रेन। डाइट क्या करता है, हम ऑल्टर्स द जीन्स, जीन्स को ऑल्टर करता है हमारे ब्रेन के अंदर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, which in turn helps stabilize the function of neurons। जब जब वो हमारे ब्रेन के अंदर का जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस आएगा, तो क्या होगा कि वो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन के अंदर में, उसको वो स्टेबलाइज कर देगा। वो जब एपिलेप्टिक सीजर्स वगैरह होते हैं तो उस वक्त वो स्टेबलाइज कर देगा। सो आई मीन ये है डाइट का बेसिकली क्या होता है करके 2005 में पता चला। Newer studies indicate that the diet may be an effective additional treatment for autism, brain tumors, polycystic ovarian syndrome, obesity, and other metabolic syndromes. Right? Amyotrophic lateral sclerosis. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों में जो है डाइट इफेक्टिव एडिशनल ट्रीटमेंट हो सकता है, बता, राइट, ब्रेन रिलेटेड, ऑटिज्म तक। ठीक है, तो एल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस, इन सब में जो है डाइट बहुत काम कर सकता है।
ठीक है। अब मतलब डायबिटीज तो है ही, डायबिटीज, मूड डिसऑर्डर्स, ये सब में तो है ही, मेजर डिप्रेशन, लेकिन जो भी ब्रेन रिलेटेड जितने सारे हैं उन सब में ये काम कर सकते हैं डाइटरी इंटरवेंशन। बोले कि इन माइस द डाइट improves hypocampal memory deficits and extends healthy lifespan, so it has multiple effects on the body from the brain to down। चूहों में पाया गया है कि डाइट जो है, जो हाइपोकैम्पल मेमोरी डिफिसिट्स होता है, जो हमारे जो दिमाग के अंदर में है, हाइपोकैम्पल मेमोरी डिफिसिट, मेमोरी में जो कमियां होती हैं उसको वो ठीक कर सकता है, और उसके चलते उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट, फ्रॉम फ्रॉम हेड टू टो, या बॉडी ऑन डाउन, पूरी जगह में ये डाइट बहुत काम करता है। ठीक है, अगर आप फास्टिंग या वगैरह सब कुछ करें तो एट द हार्ट ऑफ द कीटोजेनिक डाइट इज इट सुपर लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक। ठीक है, मेन मेन जो कीटोजेनिक डाइट का मेन क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेना है। ठीक है, और फैट बहुत ज्यादा बड़ा लेना है, राइट, और मॉडरेट इनटेक ऑफ प्रोटीन। कीटोजेनिक डाइट ऐसा ही होता है, फैट ज्यादा ले, कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर ले, और प्रोटीन मीडियम टाइप में, मॉडरेटली। अब ये एक बहुत बड़ा एक सवाल रेज हो जाता है, दिस रेजेस द क्वेश्चन दैट डज द बॉडी रियली नीड कार्बोहाइड्रेट फॉर बेसिक फंक्शन? क्या हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बेसिक फंक्शन के लिए? एक सवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है नहीं? तो हाँ, हम हमें जनरली वी आर ऑफन टोल्ड, क्या 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 बोला जाता है कि ग्लूकोज इज द बॉडीज मेन एंड प्रिफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल, राइट, स्पेशली फॉर द ब्रेन। दिमाग के लिए भी है, किसी भी चीज के लिए ग्लूकोज मेनली फ्यूल करके बोलते हैं। We are also told to limit our consumption of total fat intake to 35% of total calories। ये भी बोला जाता है यार, 35% से ज्यादा हमको टोटल कैलोरीज में से फैट नहीं लेना चाहिए, विथ ओनली 11% ऑफ कैलोरीज कमिंग फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। उसमें भी ये है कि भाई सैचुरेटेड फैट से 11% जाना चाहिए। ठीक है, ये सब और भी कई सारी चीजें हैं, ये सब तो डेटा है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या दिखाता है ये डेटा, राइट, इसके बारे में है अगला जो पैराग्राफ है, दैट एन एंड्योरेंस एथलीट्स रिवील द सीक्रेट्स। एंड्योरेंस एथलीट्स जो होते हैं उनके उनके बारे में है कि क्या वो लोग बताते हैं कि कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना कार्ब्स, क्या कार्ब एक्चुअल में जरूरत है। ये सारे सवालों के जवाब अगले इसमें है, बट आई थिंक आज हम यहाँ पर इसको विल टेक अ पॉज, इट्स ऑलरेडी 6:15, एंड विल टेक दिस थिंग फॉरवर्ड टू टुमारो, राइट। बाकी आप लोग अगर कुछ इनपुट्स दे दें आज के इसमें, जो एपिलेप्टिक रिलेटेड बातें और डाइट कितना काम कर रहा है, जो आज मैंने शेयर किया उसके बारे में, इफ यू वांट टू गिव मी सम इनपुट्स या कुछ पूछना चाहते हैं तो ओवर टू यू ऑल। बैक टू यू सर। थैंक यू सर। बहुत डिफरेंट टॉपिक है। लोग भी बहुत एपिलेप्टिक क्लाइंट से मिले तो हैं, कभी इस दिशा में सोचा नहीं। सब लोग अनम्यूट हैं, आप लोग चाहे तो अपने अपने थॉट्स रख सकते हैं। नाउ दैट वी नो, हमें क्या, अब जब पता चल गया है तो हम ये वाला डाइटरी इंटरवेंशन हमारे इसमें भी डाल सकते हैं। वी कैन स्टार्ट ऑन दैट। बिल्कुल। और बच्चों का जैसे अभी बता ही दिया कि बच्चों का इसमें होगा, तो वी नीड टू डू दैट, कीटोजेनिक डाइट देंगे तो उसमें भी हम पर्टिकुलरली विल विल स्ट्रेस ऑन भाई मीडियम चेन फैटी एसिड्स देना है उनको, फैट के इसमें, ना कि लॉन्ग चेन। मलाइली लोगों तो सिर्फ एपिलेप्सी होना नहीं चाहिए। नहीं तो नहीं, कोकोनट ऑयल ही पीते हैं। कोकोनट ऑयल तो पीते हैं, बट आर दे ऑन कीटोजेनिक डाइट? सवाल ये हो जाता मैं है। भी लूंगा। वो कार्ब्स में कहाँ पीछे है? कार्ब्स में तो बिल्कुल पीछे नहीं है। तो इट्स अ लो, कीटोजेनिक डाइट में बहुत ना के बराबर कार्ब्स है, एंड फैट बहुत ज्यादा, प्रोटीन मीडियम। श्रीलाल सर कुछ करें?
कोकोनट ऑयल से तो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। राइट। ये जो एमसीटी जो है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। उसमें एक लॉरिक एसिड है, लॉरिक एसिड जो कोकोनट ऑयल में जो है, लॉरिक एसिड का एक सोर्स है कोकोनट ऑयल, दूसरा सोर्स है मदर्स मिल्क, माँ का दूध। लॉरिक एसिड इज टू वेरी मच टू गुड फॉर आवर हेल्थ। ये जो हमारा जो मिल्क का क्या बोलते हैं, जो घी होता है, ये भी मीडियम चेन फैटी एसिड होता है शायद, या लॉन्ग चेन? मीडियम चेन है। वो भी मीडियम चेन में ही आता है, घी। कौन सा घी? ऑल घीस? ऑल घी मतलब घी, अगेन वही है कि घी आप क्या कहाँ से मिलेगा वो आपको सही घी, दैट डिपेंड्स। क्योंकि आप मार्केट से घी लाओगे, वो घी है कि वनस्पति है कि क्या है, वो उनको पता। राइट, बट घी एज सच जो अगर नेचुरली अगर बोले ना, अगर आप घर पे बना सकते हैं, घर का गाय वैसा वाला जो घी है, तो वो इट्स मीडियम चेन। घर का गाय भी खाना बाहर से खाते हैं। मतलब कोकोनट ऑयल ही ठीक है। हाँ, कोकोनट है फिर भी ठीक। तो ये क्या क्वांटिटी कोकोनट ऑयल, क्या क्वांटिटी में लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है सर, देखिए हाई फैट डाइट लेना है आपको, ठीक अच्छा, है? हाई फैट। तो हाई फैट में आप फैट का जगह पे आप और क्या क्या ले रहे हो, तो उसमें एमसीटी, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाना है। क्वेश्चन है अपना जो कोकोनट ऑयल है, कंपेयरिंग विद द मार्केट का प्रीमियम कोकोनट ऑयल से हमारा कोकोनट ऑयल का दाम बहुत ज्यादा है। हम्म। हाफ लीटर का ऑलमोस्ट 200 प्लस आ रहा है, मार्केट में 1 लीटर उसमें आ रहा है, इतने में आ रहा है। तो ये जो इसका जो हाँ, उसके लिए जो बॉटल सप्लाई करता है, अपना जो ब्लू बॉटल, जो कोकोनट ऑयल का ब्लू बॉटल जो सप्लाई करता है, वो एक दिन हमें में आया था। वो बोला उसने कुछ 20-30 बॉटल्स उसने बनाया। आई मीन 20-30 बॉटल बनाने के बाद लास्ट में जाके ये बॉटल अप्रूव हुआ है। जो फूड ग्रेड हो, जो कोकोनट में के साथ उसका वो प्लास्टिक का बिल्कुल मिक्स ना हो। एंड वन बॉटल इज कॉस्टिंग अराउंड 40 प्लस रुपीज। अपना जो ब्लू कोकोनट ऑयल का जो बॉटल है, विच इज कॉस्टिंग 40 प्लस रुपीज, इसलिए कोकोनट ऑयल का दाम ज्यादा है। मार्केट में ऐसे कुछ भी आता है। इसके जगह पे अगर ग्लास बॉटल आते तो और भी ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगता है, मतलब और भी महंगा है। हाँ। लीकेज वगैरह। हम्म। ओके, एनीवे आपने जैसे टीवी सीरियल जैसे थ्रिलर में आपने बंद किया, क्या कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? कल सुनेंगे बाकी। राइट। नहीं नहीं, देखिए खुद भी आजकल तो गूगल वगैरह जिंदाबाद ना, तो जैसे कई पैसे छोड़ देने से क्या है ना, हम खुद थोड़ा सा रिसर्च करके वी गेट प्रिपेयर्ड, तो बड़ा मजा आएगा। राइट। सब में है ना, अभी प्रोटीन में है, अमीनो एसिड में है एसेंशियल अमीनो एसिड, फैट में है एसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन मिनरल्स तो एसेंशियल है ही है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कहीं नहीं लिखा है कि एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट, बट we made it so essential in our life. एक और चीज है कि जो कोकोनट ऑयल हम यूज करते हैं वो रिफाइंड है कि नहीं। वो यदि आप बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि रिफाइंड ऑयल आप यूज कर रहे हैं तो उसमें उतना एमसीटी का फायदा नहीं मिलेगा, हम्म। क्योंकि एमसीटी जो है, रिफाइंड ऑयल का टेम्परेचर 350 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर है।
तो वो जो टेम्परेचर है एमसीटी के लिए, एमसीटी मैक्सिमम 320 तक रहता है, 320 डिग्री फ़ारेनहीट। एंड रिफाइनिंग प्रोसेस जो है 350 तक ले जाने से एमसीटी से उसमें से गायब हो जाता है, वो एक्चुअली फैट बन जाते हैं। तो ये ओके। भी एक बात है, क्योंकि पहले पुराने जमाने में केरला में बहुत ज्यादा, जो अभी राजेश सर पूछ रहे थे, तो पुराने जमाने में इधर रिफाइंड ऑयल बहुत कम मिलते थे। लेकिन आजकल क्या है, रिफाइंड ऑयल, इवन कोकोनट ऑयल भी हम लोग रिफाइंड ही खरीदना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। तो एक तो मार्केट का है, आज भी हवा चल रहा है कि कोकोनट ऑयल बहुत खराब है। क्यों, कल मैं हैदराबाद के एक क्लाइंट से बात कर रहा था, तो वो लोग अभी प्योरली कोकोनट ऑयल ही यूज कर रहे हैं, बट वो लोग फिर भी डाउट में, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, फिर भी अभी डाउट में पूछ रहे हैं कि कोकोनट ऑयल तो खराब है ना हमारे बॉडी के लिए, आप मुझे हम ये यूज करने के लिए बोल रहे हैं। मैं बोला आप यूज करो, यूज करके आपको फायदा नहीं मिला तब बात करेंगे। सैचुरेटेड खराब है करके सालों से बोलते जा रहा है। इवन हमारा जो पाम ऑयल है, जिसके बारे में बहुत ही खराब बोलते थे, पाम ऑयल भी बहुत अच्छा है, लेकिन पाम ऑयल इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है। पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल इज हाई इन सैचुरेटेड फैट। लेकिन पाम ऑयल का प्रॉब्लम क्या है, वो इंडिया में, इंडिया से नहीं बनता, वो बाहर से बनता है। तो वो जो लेके आने का प्रोसेस, उसका प्रिजर्वेशन, ये पैकिंग, ये सब में वो केमिकल्स ज़्यादा ऐड होता है। एंड इसी वजह से उसको, ये जो पाम ऑयल है एंड कोकोनट ऑयल, यदि आप उसको अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया तो वो जल्दी खराब भी हो जाता है, उसका एक स्मेल आ जाता है। तो ये सब रोकने के लिए पाम ऑयल जो लेके आते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, एंड ट्रू वो बहुत खराब है। लेकिन जो अपने घर में बनता है कोकोनट ऑयल, उसके बारे में भी सेम चीजें बताना शुरू किया, क्योंकि ये भी सैचुरेटेड। साइंस बहुत डेवलप हो गया, लेकिन हम लोग क्या है कि साइंस के एक कॉर्नर में जाके वही से सब कुछ देखने लगे। नहीं, आपने जो बोला ये कैसे बदला करके, मतलब कोकोनट ऑयल रिफाइंड क्यों होने लगी है, या कोई भी, ये एक्चुअली प्रिजर्वेशन, ह्यूमन ह्यूमन टेस्ट के वजह से भी होगा। दो क्योंकि दो रीजन है। बहुत लोग हैं कि पसंद नहीं करते कोकोनट ऑयल, उसके नहीं, एक्चुअल टेस्ट। नहीं सर, इधर केरला के लिए पसंद का कोई प्रॉब्लम नहीं था। दो रीजंस था। नंबर वन, वो प्रिजर्व करने के लिए इजी है, जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो खराब नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू क्या है, इवन इफ आप नॉर्मल जो चक्की वाला कोकोनट ऑयल लें, आप उसको यदि 200 डिग्री के ऊपर गर्म करेंगे तो उसका जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है। मतलब वो रिफाइनिंग का प्रोसेस एक नहीं, एक तरीके से हम अपने घर में कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है। रिफाइनिंग प्रोसेस में जो चीजें ऐड हो जाता है सबसे ज्यादा है हीट। इधर मेरे घर के बगल में एक एक कोकोनट ऑयल का मैन्युफैक्चरर है। तो एंड इधर बहुत सारे नॉर्मल चक्की भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना कोकोनट इधर चक्की से जाके पिसवाते हैं और उसी में से ऑयल ले लेता है। जो मैन्युफैक्चरर है उनके यहाँ मैं 2-3 बार गया था। तो एक बार मैं बच्चे को लेके उसको दिखा रहा था कि इस तरीके से इधर कोकोनट ऑयल बनता है। तो उधर वो लोग क्या करते हैं कि पहले कोकोनट को गर्म करते हैं, ऑयल को गर्म नहीं करते। कोकोनट को जो सूखा है उसको इतना ज्यादा गर्म करते हैं कि वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, एंड उसके बाद में उसको पीसते हैं जिससे कि ऑयल निकल जाता है। तो इस वजह से क्या है, वो लोग उसको रिफाइंड नहीं लिखा है। रिफाइनिंग प्रोसेस में और भी कुछ चीजें ऐड हो जाता है, जैसे केमिकल्स हैं। तो वो जो प्रोसेस का अंदर है, एंड इसी वजह से टेस्ट में अंदर होगा, इवन उसका जो
कितना ड्यूरेशन तक आप उसको स्पॉइल नहीं किए रख सकते हैं, ये सब चेंज होगा। टेस्ट से ज्यादा ऑयल में लोगों को ये आया था कि प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए, जिससे रिफाइनिंग रिफाइनिंग शुरू हुआ। आप जो टेस्ट का बता रहे हैं, तो वो बेसिकली ये है कि कोकोनट ऑयल का टेस्ट अलग है, सरसों का ऑयल अलग है, ग्राउंडनट ऑयल अलग है, वो टेस्ट से आ जाता है। बट जो इवन जो कोकोनट ऑयल कंज्यूमर है, वो भी रिफाइंड में जो गया, वो रीजन कुछ अलग ही है। होप आई मेक सेंस। यही इतना है। कॉमर्शियलाइजेशन आ गया, वो चक्की में हीट को कम करके बनाना बहुत मतलब प्रोडक्शन बहुत कम है और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक्सपेलर में इतना गरम गरम करके पूरा फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन आ गया, तो चक्की से फैक्ट्री में जब शिफ्ट हुआ तब जाके कोकोनट ऑयल में प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज कोकोनट ऑयल इज गुड। जैसे अपना खाना अच्छा है जब तक अपना किचन में बन रहा है, अपना घर का खेती है। यहाँ से जब खाने का प्रोडक्शन जब फैक्ट्री में चला गया तब जाके तो प्रॉब्लम हुआ है। कार्बोहाइड्रेट इज बैड व्हेन इट वेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अपने घर में अगर घर का राइस उसमें से पाउडर बना के कुछ खा रहा है तो विच कंटेन्स लॉट ऑफ फाइबर, ये सब तो अच्छा है अपना बॉडी के लिए, इन द सेंस मच बेटर कंपेयरिंग विद व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ। ये सेम चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तब ये सब अच्छा खराब सब डिफरेंस हुआ। एंड इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है, कैसे पाम ऑयल को का सेल कैसे बढ़ा है कंपेयरिंग विद, तब जाके हीरो मतलब विलन हीरो बनना है। इधर इधर केरला में कोकोनट, आई थिंक फ्रॉम त्रिशूर टू कासरगोड, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसके बीच में करीब 160 कोकोनट ऑयल का कंपनी है, 160। और इसमें से आधा से ज्यादा ऑलरेडी एफएसएसए बैन किया हुआ है कि इसको नहीं खरीदना है, ये सब बंद करना है कंपनियां। तो वो लोग बंद भी करते हैं, एंड नेक्स्ट डे इसको खोलते हैं और कंपनी का नेम चेंज कर देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए नया एफएसएसए आ जाता है एंड कुछ दिन के लिए वो चलते हैं, फिर जब उसको बैन किया जाता है तो नया कंपनी बनता है। कभी भी वो मैन्युफैक्चरर बंद नहीं होता। तो ये सब जो है प्रोसेस, हमारा जो मिलावट का प्रोसेस इतना इजी है, तो जो इसलिए जो हमारे लिए मीन्स एज एन एवेड कंज्यूमर, एक्चुअली इधर जागो ग्राहक जागो, इधर एक्चुअली चाहिए, नॉट जस्ट विथ मनी। बहुत सारे कोकोनट ऑयल फैक्ट्रीज ऐसे है जहाँ पे कोकोनट नहीं आता, कोकोनट का क्या बोलता है, पिन्ना को क्या बोलता है, जो जो बचता है ना, जो गाय को जो खिलाता है, वहां पे कोकोनट ऑयल फैक्ट्री में नारियल का शेल नहीं आता। उसका जो बाई प्रोडक्ट जो आता है, जो गाय को खिलाता है वही आता है। और वो कौन सा ऑयल है, आर्जिमन ऑयल, कौन सा, एक एक ऑयल है जिसका स्मेल नहीं है, कुछ कॉटन सीड ये सब से निकालता है। एंड वही ऑयल के साथ तो मिक्स होके फिर दोबारा वो जो का जो गाय को जो है कि नहीं? खिलाता है ना, हाँ उसमें भी एक्चुअली उसका स्मेल रहता है। उसका स्मेल बहुत अच्छा है, वो खाने में बहुत मस्त है। बचपन में मैं बहुत खाया है घर से। नारियल वो चक्की में ले जाता था और तेल और गाय को खिलाने के लिए दोनों दोनों सेपरेट लेके आता था। एंड वो जो वाला जो नारियल है वो खाने में, नारियल नहीं, वो जो बचा हुआ है गाय को खिलाने के लिए जो लेके आता है, बहुत टेस्टी है वो। And वही चीज मिल में तेल के साथ मिक्स होके फिर नारियल तेल है बोल के निकल के आता है। 1 लीटर कोपरा, कोपरा जो मतलब उसका जो है, कोपरा ही बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसमें
एक एक केजी में से कुछ 600 ग्राम तेल निकलता है, 600 ऐसे कुछ है। लेकिन आजकल 1 किलो कोपरा से कम रेट में 1 किलो तेल आता है। So, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही ये सब प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज कोकोनट ऑयल इज टू गुड। ओके, चल वाइंड अप करें। ओके सर, बहुत बढ़िया है, बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। ओके एवरीवन, कल मिलते हैं फिर सुबह। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। Have a great day. Bye bye. सर थैंक यू। Thank you, Manoj sir. Thank you.